और आइए आपको दिखाते हैं कैसे हिंदुस्तान के लिए एक नई समस्या पैदा हो रही है। इस समस्या का नाम है TRF। जी हां, ये एक आतंकी संगठन है जो ISI के इशारे पर खड़ी की गई है। लश्कर तैयबा के कमांडर्स इसकी निगरानी कर रहे हैं और पूरे तरीके से इसे संचालित भी कर रहे हैं। मकसद और लक्ष्य सिर्फ एक है, हिंदुस्तान को लहूलुहान करना और जम्मू कश्मीर में आतंक की खेप को और ज्यादा बढ़ाना। खौफ का नया वायरस TRF के जरिए ISI की नई साजिश। कातिल वही, बस नाम बदल दिया। कश्मीर में दहशत की फैक्ट्री का नया नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। हंदवाड़ा में देश के जवानों की शहादत के बाद TRF का नाम सुर्खियों में है। पाकिस्तान के तरफ से लगातार इस संगठन को हाईलाइट करने की कोशिश हो रही है। आतंकी हमले का इल्जाम खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना पर नहीं आए, इसके लिए इमरान खान की तरफ से चालें चली जा रही हैं। कहने को इस संगठन का नाम TRF है, लेकिन यह साफ हो चुका है कि यह लश्कर तैयबा का ही हिस्सा है। इस आतंकी संगठन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के 3 खूंखार आतंकियों को दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के लिए लश्कर आतंकी सज्जाद जट, मध्य कश्मीर के लिए खालिद और उत्तरी कश्मीर के लिए हंजला अदनान को जिम्मेदारी दी गई। लश्कर का हिस्सा होने से साफ है कि इस आतंकी संगठन का कंट्रोल सीधे सीधे पाकिस्तान के हाथों में है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया के सामने TRF को अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान TRF को कश्मीरी आतंकी संगठन बताना चाहता है। TRF को लोकल संगठन बताकर FATF की बंदिशों से बचना चाहता है, लेकिन इमरान की चाल कामयाब नहीं होने वाली। TRF के चेहरे से नकाब हट चुका है। हाफिज और उसके गुर्गे ही TRF को चला रहे हैं, ये साफ हो चुका है। घाटी में सुरक्षा बलों ने TRF के खूंखार आतंकियों की सूची तैयार कर ली है। जो हाल रियाज नाइकू और बुरहान वानी का हुआ है, वही हाल आतंक के नए चेहरों का भी होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको बताते हैं कैसे एक कील, जी हां एक कील ने आतंकी रियाज नाइकू के मौत का फरमान लिख दिया। रियाज नाइकू दरअसल छत के बीच में बनी एक छोटी सी जगह पर अपने आप को छिपा कर बैठा था, जिसे आप दुछत्ती कह सकते हैं। लेकिन वहां कील से पता चला कि कुछ गड़बड़ है और फिर रियाज नाइकू की फायरिंग ने उसका खुलासा कर दिया। कैसे मारा गया रियाज नाइकू, न्यूज़ नेशन बता रहा है आपको परत दर परत इस खबर को। लगातार 3 साल से सुरक्षा बल कर रहे थे रियाज नाइकू की घेराबंदी। अवंतीपुरा के बेगपुरा में मारा गया था रियाज नाइकू। रियाज नाइकू के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। फॉल्स सीलिंग की वजह से फंसा रियाज नाइकू। लगातार सुरक्षा एजेंसीज आतंकी रियाज नाइकू की तलाशी कर रही थी। सुरक्षा बलों को उम्मीद थी कि वो किसी अंडरग्राउंड ठिकाने में छिपा होगा, लेकिन नाइकू की बरामदगी इमारत की छत से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइकू के बारे में सूचना मिलने के बाद पहले 2 घरों की तलाशी ली गई, लेकिन वो नहीं मिला। इसके बाद सुरक्षा बल उस तीसरे ठिकाने पर आ गए जो नाइकू के रिश्तेदार का घर था। यहाँ 3 बार तलाशी के बाद भी नाइकू नहीं मिला। इसके बाद एक पुलिस अधिकारी छत पर गए। वहां उन्होंने सीलिंग पर नई कील देखी। जैसे ही उसे खटखटाया गया, अंदर से गोलियों की आवाज आने लगी। नाइकू की तलाश के लिए सुरक्षा बल दिन रात लगे हुए थे। बेहद शातिर था रियाज नाइकू, लेकिन उसकी एक गलती भारी पड़ गई। रियाज नाइकू ने एक फोन कॉल कर दिया, जिससे उस पर शिकंजा कस गया। दरअसल फोन कॉल से यह पता चल गया कि रियाज अपने गांव में है। नाइकू कभी कभार ही फोन का इस्तेमाल करता था। आमतौर पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN के जरिए बातचीत करता था, लेकिन उसने जैसे ही अपने फोन से अपने एक साथी से बात की, पुलिस ने उसकी कॉल को ट्रेस कर लिया। फोन कॉल की गलती रियाज नाइकू को काफी भारी पड़ गई। सुरक्षा बलों ने पूरे गांव को घेर लिया। इसके बाद घरों की तलाशी शुरू हुई और फिर नाइकू का दी एंड कर दिया गया। टीम न्यूज़ नेशन।
इस बीच आइए आपको दिखाएं कैसे पाकिस्तान, जहां पर कोरोना की टेस्टिंग ना के बराबर है, वहां अब तक 26,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। 600 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और टेस्टिंग तो ना के बराबर है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने तय किया है कि रमजान के इस पवित्र महीने के बीच में ही लॉकडाउन जो थोड़ा बहुत लगाया गया था, आंशिक लॉकडाउन, उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया अब इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि अगर पाकिस्तान में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जाएगा तो न जाने कितने हजारों या लाखों लोगों की जान जाएगी। पाकिस्तान के लाहौर शहर में लॉकडाउन है, लेकिन लाहौर की गलियां गुलजार हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी तो हो ही रही है, लोगों के चेहरों पर मास्क तक नहीं है। पाकिस्तान की मस्जिदों में रोजेदार और नमाजियों का सैलाब उमड़ रहा है। पुलिस कर्मियों की सुनने को कोई तैयार नहीं है, फिर भी 5 हफ्ते से पाकिस्तान अपने हिसाब से लॉकडाउन में था। आखिरकार 1.25 महीने गुजरते गुजरते पाकिस्तान की सरकार की सांसें फूलने लगी। इमरान खान ने एक रोज पहले मीटिंग बुलाई, फैसला हुआ कि लॉकडाउन खोल दिया जाए। इमरान खान ने लॉकडाउन को लेकर जो बैठक बुलाई थी उसमें भी 1-2 लोगों को छोड़कर किसी ने मास्क तक नहीं लगाया था। लिहाजा इमरान ने फैसला कर लिया कि लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं, अब जिसे जो मर्जी करना है करे, बीमार हो तो अपने घर पर रहे। कि सेल्फ क्वारंटीन करें, यानी जो ज्यादातर दुनिया के अंदर सेल्फ क्वारंटीन होती है, जिनका पॉजिटिव भी टेस्ट, वो भी घर में जाके अपने घर में जाके क्वारंटीन करें। कोरोना के खतरे का अंदाजा पाकिस्तान को भी है, लेकिन जो मुल्क अपने नागरिकों पर हवाई हमले करा सकता है, वो महामारी के डर से अपनी रोटी गंवाने को क्यों तैयार होगा। लिहाजा कोरोना के संक्रमण में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बावजूद पाक से लॉकडाउन हटाया जा रहा है, जबकि हालात ये हैं कि पाकिस्तान में एक दिन में 1764 नए संक्रमणों का पता चला है। शुक्रवार की सुबह ही कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 25,837 पहुंच चुकी है। रोज औसतन 27 मरीजों की जान जा रही है। मरने वालों की तादाद 594 तक पहुंच चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार के लिए पाकिस्तानियों की जान से जरूरी रोटी का जुगाड़ करना है। लिहाजा इमरान ने यह भी ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन खोलने के साथ साथ चीनी प्रोजेक्ट का काम भी तेजी से शुरू करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की सरकार की अकल पर भी पर्दा पड़ता जा रहा है। रमजान के इस पवित्र महीने के भीतर ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश भी लॉकडाउन जो वहां लगाया गया है कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उसे खत्म करने पर विचार कर रहा है। और अगर ऐसा होगा तो दुनिया जानती है कि बांग्लादेश में इसके घातक परिणाम होंगे, लेकिन शायद बांग्लादेश की सरकार इसे मानने को तैयार नहीं। कोरोना की महामारी के खतरे को देखते हुए मक्का मदीना की मस्जिदें बंद हैं। रमजान के बावजूद खाड़ी के देशों से लेकर यूरोप तक के देशों में लोगों ने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया है। घर के अंदर रोजा इबादत हो रही है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार या तो कोरोना महामारी को लेकर गंभीर नहीं है या पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथियों के दबाव के आगे फैसले ले रही है। बांग्लादेश की सरकार ने यह फैसला किया है कि लोग मस्जिदों में अपनी जमात के साथ नमाज पढ़ सकेंगे, लेकिन ये छूट सशर्त होगी। जैसे सभी लोग अपनी दरी लेकर आएंगे, नमाजियों को मास्क पहनना होगा, 1 गज की दूरी बनाए रखनी होगी, नमाज से पहले साबुन से हाथ धोना होगा और 5 वक्त की नमाज से पहले मस्जिद को संक्रमण मुक्त किया जाएगा। हालांकि 26 मार्च से जारी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के मुताबिक बांग्लादेश में इमाम समेत केवल 5 लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने की छूट दी गई थी। इसी तरह जुमे की नमाज में अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकते थे। इन पाबंदियों के बावजूद बांग्लादेश में कोरोना संक्रमण की तादाद 12,000 के पार हो चुकी है। दर्ज आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,425 के पार पहुंच गई है। ये आंकड़ा तब सामने आ रहा है जबकि बांग्लादेश 10 लाख लोगों में से सिर्फ 393 लोगों का टेस्ट कर रहा है। इस हालत में भी अब तक 186 लोग दम तोड़ चुके हैं। बावजूद इसके बांग्लादेश सरकार ने लापरवाही भरा खतरनाक फैसला किया है। वैसे बांग्लादेश सरकार के धार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी इन दिशा निर्देशों का कितना पालन हो पाएगा, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है। ढाका से भारतीय नागरिकों, खासकर छात्रों का पहला जत्था विशेष विमान से श्रीनगर लाया गया है। दरअसल पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी सरकार के ऊपर धार्मिक कट्टरपंथियों का बड़ा दबाव है। ऐसे में जब पाकिस्तान ने लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया तो बांग्लादेश ने भी उसी के मुताबिक मस्जिदों में सामूहिक नमाज का फैसला कर लिया। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में अभी तक कोरोना के जिन बड़े सामूहिक संक्रमणों का पता चला है उनमें जमातियों का योगदान सबसे ऊपर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
और ये चिंताजनक खबर इसलिए आपके सामने प्रस्तुत करना जरूरी है क्योंकि हम अभी कोरोना के संक्रमण के उस काल में हैं जहां आने वाले 1 महीने के भीतर बहुत जबरदस्त उछाल आ सकता है कोरोना के संक्रमण को देखकर। इसके साथ साथ इस बात को भी अब पूरी तरह से मान लिया गया है कि सिर्फ 7 राज्यों में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है, लगभग 90% के आसपास। बाकी पूरे देश में कोरोना का संक्रमण 10% के आसपास भी नहीं है। तो क्या ऐसा न किया जाए कि 7 राज्यों में लॉकडाउन रखकर बाकी देश को खोला जाए? आधे हिंदुस्तान में मचा है कोरोना का कहर। देश के 7 राज्यों में कातिल वायरस ने मचाया हाहाकार। पूरा हिंदुस्तान कोरोना वायरस से दो हाथ कर रहा है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के हथियार से कोरोना को मात देने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। देश के तमाम संसाधन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में झोंक दिए गए हैं, लेकिन देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां कातिल वायरस ने कहर बरपा रखा है। कोरोना की मार झेल रहे ये 7 राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि किस तरह देश के 7 राज्य कोरोना के एपिसेंटर बन गए हैं। महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण के करीब 18,000 मामलों के साथ सबसे अव्वल है। महाराष्ट्र में देश के कोरोना संक्रमण के 32% मामले हैं। गुजरात संक्रमण के 7,000 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है। यहाँ कोरोना संक्रमण के 13% मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में देश के कोरोना संक्रमितों के 45% मरीज हैं। दिल्ली 5,980 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है। इसके बाद संक्रमण के मामलों में तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नंबर है। देश के इन 7 राज्यों में देश के कोरोना संक्रमण के कुल 82% मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के साथ साथ देश के ये 7 बड़े राज्य कोरोना से होने वाली मौत के मामलों में भी अव्वल बने हुए हैं। महाराष्ट्र देश में कोरोना संक्रमण से होने वाली 694 मौत के साथ नंबर 1 है। इसके बाद गुजरात का नंबर है। देश के इन दोनों सूबों में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत देश में कोरोना से हुई मौत का 59% है। इसके बाद दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां कोरोना ने कहर ढा रखा है। जानकारी इशारा कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से भारत में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और अभी इसका चरम आना बाकी है। कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़े जा रहे हैं, लेकिन इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हम टेस्टिंग भी है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बावजूद केसेस हम चाहते हैं कि कम हो, वो नहीं हो रहा है। इसलिए हम अभी भी केसेस जो हैं वो आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं। हम एक पीक की तरफ जा रहे हैं और लगता यही है कि जून जुलाई तक ये पीक आएगा, उसके बाद ही फिर केसेस जो हैं वो कम होने शुरू होंगे। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण के मामले दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। 31 जनवरी को अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले महज 6 थे, जबकि आज की तारीख में यह मामला 13 लाख के करीब पहुंच गया है। इटली, फ्रांस, जर्मनी और चीन के भी हाल जुदा नहीं है। भारत में 31 जनवरी को संक्रमण का पहला मामला सामने आया था, जो आज 56,000 के आंकड़ों को पार कर गया है। अमेरिका में कोरोना जैसा कहर ढा रहा है, ठीक उसी तरह भारत में मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 7 दिनों में देश में कोरोना संक्रमण के औसत मामलों की बात की जाए तो अमेरिका में कोरोना संक्रमण के केस 27,000 से ज्यादा दर्ज हुए हैं। वहीं भारत में संक्रमण के 2,580 केस सामने आए हैं। इसके बाद कनाडा, इटली और जर्मनी का नंबर है। तो साफ है कि तमाम कोशिशों के बाद देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमें टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर भी फोकस करना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। आज सुबह सुबह खबर आई, 16 मजदूर रेलवे ट्रैक के आसपास सो रहे थे। वो अपने घरों को जाने की कोशिश कर रहे थे कि अगले किसी स्टेशन से ट्रेन मिल जाए और वो अपने घर पहुंच सकें। लेकिन एक मालगाड़ी की वजह से आज ये 16 मजदूर इस दुनिया में नहीं है। पूरे देश ने जहां इस पर शोक व्यक्त किया, वहीं इस ज्वलंत समस्या पर अब देश को विचार करना पड़ेगा। आखिरकार ऐसा क्यों है कि मजदूरों को अपनी जगहों को छोड़ छोड़कर भागना पड़ रहा है? क्यों आज मजदूर, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे अहम कड़ी है, उनके लिए देश में कोई भी सोचने को तैयार नहीं है? रेलवे ट्रैक पर पड़ी रोटियां और पास बिखरी लाशें। इन लावारिस रोटियों के मालिक अब जिंदा नहीं हैं। जिन 19 लोगों के लिए ये रोटियां बनाई गई थी,
उनमें से 16 की मौत हो चुकी है। इन बेबस मजबूर मजदूरों की मौत उस रेल पटरी पर हुई है जिसके सहारे ये लोग अपने घर पहुंचने का सपना देख रहे थे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही मौत ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जब मालगाड़ी सोते बेखबर मजदूरों पर से गुजरी होगी तो क्या हुआ होगा? ऐसी खौफनाक तस्वीर जिसे हम नहीं दिखा सकते। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम इन मजदूरों ने पटरी की राह पकड़ी। रात में जब थक गए तो पटरी पर ही सो गए। इनमें से 16 की नींद कभी नहीं टूटी। सुबह गुजरती मालगाड़ी ने इन्हें मौत की नींद सुला दी। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के रहने वाले 19 मजदूर महाराष्ट्र के जालना की फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन में हालात ऐसे बने कि उन्होंने जान को जोखिम में डालकर पैदल ही जालना से औरंगाबाद का सफर शुरू कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि औरंगाबाद में उन्हें मध्य प्रदेश के लिए शायद कोई श्रमिक स्पेशल ट्रेन मिल जाए। और इसी उम्मीद में उन्होंने पटरी पर पलायन का जोखिम उठा लिया। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिंदगी बचाने के लिए ये जोखिम उनकी जिंदगी ही ले लेगा। एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। रेलवे ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जिसका जवाब सरकारों को देना होगा। आखिर पाबंदियों के बावजूद मजदूर पटरी पर कैसे आ गए? पलायन रोकने के लिए जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं उसका क्या हुआ? ऐसे हादसे दोबारा ना हो उसे रोकने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? मुंबई से सुभाष शिर्के के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इस खबर को आपके सामने प्रस्तुत कर मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर भी अपनी भावनाओं को शायद नहीं छिपा पाऊंगा। क्या ऐसे किसी राज्य की आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान में जो इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपाए कि पूरे हिंदुस्तान के सभी विकसित राज्यों के लिए मजदूर हम मुहैया कराते हैं और यह हमारी श्रम शक्ति है? क्या मजदूर मुहैया कराना किसी राज्य के विकास का पैमाना हो सकता है? जनाब, अगर आप बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और आपका नाम सुशील मोदी है तो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। सुशील मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि लॉकडाउन के बाद अब पूरे देश के राज्यों को जो विकसित हैं इस बात का एहसास हो गया है कि बिहार में सबसे ज्यादा मजदूर हैं और बिहार के मजदूरों के बिना विकसित राज्यों का काम नहीं चल सकता। एक ऐसा राज्य जो कि 1995 से आज तक जंगल राज के नाम से जाना जाता रहा है, एक ऐसा राज्य जहां पर विकास की चिड़िया कभी उड़ी तक नहीं है, वहां पर अगर उप मुख्यमंत्री इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपाएं कि हम मजदूर मुहैया कराते हैं, हम लेबर प्रोवाइड करते हैं, इससे और द्वेम दर्जी की बात और क्या हो सकती है? और उससे भी तुर्रा आप सुनिए, दिल्ली से बिहार के मजदूर पटना और बाकी जगहों पर वापस जाना चाहते थे। दिल्ली सरकार ने ट्रेन मुहैया करा दी। बिहार सरकार को 15%, सिर्फ 15% किराया देना था। बिहार सरकार ने उससे भी इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल सरकार यह पैसा दे रही है बिहार के लिए भी, बिहार के मजदूरों के लिए भी। इतनी लानत आ गई है बिहार के मजदूरों की क्या? क्या बिहार की उपलब्धि के प्रतीक मजदूर हैं? क्या बिहार की सियासत विरासत में मजदूर पैदा कर रही है? क्या बिहार के ह्यूमन रिसोर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ मजदूर हैं? क्या दूसरे राज्यों में काम कर रहे मजदूरों पर अपने बिहार को नाश करना चाहिए? कहते हैं मजदूरी का दूसरा नाम मजबूरी है। पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में मजबूरी करना त्रासदी है। लेकिन बिहार की सियासत का मिजाज देखिए। इन मजबूर मजदूरों को बिहार के सियासतदान अपनी उपलब्धि के रूप में दिखा रहे हैं। यह और कोई नहीं कह रहा, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की तरफ से यह बयान आया है। इस डिप्टी सीएम साहब की मजबूरी, लाचारी देश ने उस वक्त देखी थी जब पटना पानी में डूबा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए डिप्टी सीएम साहब सामान के साथ सड़क पर खड़े थे। अब वो बिहार के बेचारे लाचार मजदूरों पर ज्ञान दे रहे हैं, बिहार की मजदूर शक्ति पर ज्ञान दे रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ 15 साल से राज कर रहे बिहार के डिप्टी सीएम प्रदेश में लोगों को रोजगार तो नहीं दे पाए, ना ही कोई पलायन रोक पाए। बिहार की सियासत ने विरासत में मजदूर पैदा किए हैं, ये शर्मिंदगी का प्रतीक है। लेकिन डिप्टी सीएम साहब के बयान से तो ऐसा लगता है कि मानो ये उनकी सरकार की उपलब्धि है। बिहार के डिप्टी सीएम ने लिखा है कि कर्नाटक के सीएम ने श्रमिकों के लिए पैकेज की घोषणा की है। तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर खगड़िया से 222 मजदूर चावल मिलों में काम करने के लिए खगड़िया से तेलंगाना रवाना हो गए हैं। लॉकडाउन में विकसित राज्यों को बिहार की श्रम शक्ति का एहसास हो गया है। बिहार से तेलंगाना भेजे गए मजदूरों पर सियासत भी शुरू हो गई है।
क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएंगे कि कल रात बिहार के खगड़िया से लगभग 250 से 300 मजदूरों को ट्रेन द्वारा तेलंगाना क्यों भेजा गया? क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? तेजस्वी यादव भी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन बिहार को मजदूर काल में ढकेलने की शुरुआत उनके पिता लालू प्रसाद के कार्यकाल में ही हुई थी। लालू राज की नाकामियों को आधार बनाकर ही नीतीश और सुशील मोदी सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुए थे। 15 साल तक लालू का कुर्सी पर कब्जा रहा। उसके बाद 15 साल से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कुर्सी पर काबिज हैं, लेकिन बिहार के मजदूर प्रदेश की पहचान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं कोरोना कर्मवीरों की। हम कोरोना के उन योद्धाओं का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो विषम परिस्थितियों में दिन रात अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम बिना रुके बिना थके आप तक हर जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में जब पूरा देश कोरोना वायरस के खिलाफ महाजंग से जूझ रहा है, तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम भी अपना कर्तव्य निभाएं। इन हालात में कुछ कर्मवीर ऐसे भी हैं जो खामोशी से दिन रात देश को सतर्क और सावधान कर रहे हैं। देश के कोने कोने तक जरूरी खबर पहुंचाने में हमारी निरंतर मदद कर रहे हैं। हर जरूरी अपडेट पहुंचाने में अपना वो योगदान दे रहे हैं, क्योंकि हम जो कुछ कहते हैं इनके जरिए ही आप तक पहुंचता है। ऐसे में सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म्स, केबल ऑपरेटर्स और न्यूज प्रोवाइडिंग सर्विसेज से जुड़े हर व्यक्ति की, जिनकी मेहनत के दम पर हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, न्यूज नेशन तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कोरोना को हराना है। इस लड़ाई में हमें जीतना है। और आइए आपको दिखाते हैं कोरोना की इस पाबंदी के बीच में भगवान जगन्नाथ की यात्रा, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को कैसे रोका जा सकता है। लेकिन आप जब जानते हैं कि लाखों की संख्या में लोग उमड़ते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के इस दौर में कैसे इससे पार पाया जाए, तो आइए अब आपको दिखाते हैं क्या तैयारी कर रही है भारत सरकार। कि हम रथ यात्रा भी देखें, भगवान विश्वनाथ की तमाम चीजों को भी देखें जगन्नाथ की, और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखें। ओडिशा में पुरी की सड़कों पर आस्था का सैलाब हर साल कुछ इसी कदर उमड़ता है। भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश दुनिया से करीब 10 लाख भक्तों का मेला पुरी पहुंचता है। हालांकि रथ यात्रा का ये महोत्सव 30 जून को आयोजित होना है, लेकिन इसके लिए तैयारियां अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाती हैं। इस बार लॉकडाउन की वजह से 26 अप्रैल को तो तैयारी शुरू नहीं हो सकी, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रथ यात्रा की तैयारियों के लिए सशर्त मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय की शर्तों के मुताबिक रथ यात्रा की तैयारियों से लेकर आयोजन तक सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। केंद्र की इजाजत के बाद पुरी में 3 रथों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। हालांकि अभी यह तय नहीं हो सका है कि रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे या नहीं। उनका फैसला अभी नहीं हुआ है। केंद्र के आदेश के मुताबिक रथ बनाने में सामाजिक दूरी रखी जाए, मुख्य मार्ग की बजाय दूसरी जगह रथ बने। रथ यात्रा उत्सव का फैसला बाद में होगा। सरकार की ओर से रथ यात्रा की तैयारी की इजाजत के पीछे वजह बताई जा रही है कि एक तो पूरी ग्रीन जोन में है, वहां कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला है। दूसरा, रथ का बनाना कोई धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि निर्माण कार्य है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद देश में रामनवमी जैसा महापर्व भी सादगी से मनाया गया, लेकिन ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पहला ऐसा बड़ा उत्सव होगा जिसे मनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सब कुछ ठीक रहा और देश में कोरोना के संक्रमण पर ब्रेक लगाने में कामयाबी मिली तो 23 जून को पुरी में इस बार भी रथ यात्रा का भव्य आयोजन हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।